नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूँ टीडीएस ऑन सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। हाँ जी दोस्तों, टीडीएस की लिमिट क्या होगी, रेट क्या होगी जब आप प्रॉपर्टी को परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, तो कैसे यहाँ पे टीडीएस काटा जाएगा, कैसे यहाँ पे टीडीएस की पेमेंट होगी, कौन सा फॉर्म भरा जाएगा और फिर उसके बाद आपको टीडीएस सर्टिफिकेट भी इशू करना होता है। तो कैसे यहाँ पे आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इशू करना होगा, आज मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। साथ ही साथ कुछ केस स्टडी भी लेके आया हूँ जहाँ पे आपको अलग अलग केस में टीडीएस काटने की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इसको डिटेल में समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, जब आप प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो उसमें टीडीएस कट जाता है। इसमें सेक्शन कौन सा एप्लीकेबल होता है? सेक्शन 194IA एप्लीकेबल होता है। इसमें कुछ 3 कंडीशन होती हैं टीडीएस काटने के लिए। पहला, सेलर जो है वो रेजिडेंट होना चाहिए, जो प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है वो रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरा, बायर यहाँ पे रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर बायर रेजिडेंट है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉन रेजिडेंट है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी ही आएगी, ठीक है। लेकिन सेलर यहाँ पे रेजिडेंट होना चाहिए। दूसरा, जो कंसिडरेशन है या स्टैम्प वैल्यू है प्रॉपर्टी की 50 लाख हो या उससे ज़्यादा, तो यहाँ पे टीडीएस की लायबिलिटी आ जाती है। 3 कंडीशन बता दिया। पहला, सेलर रेजिडेंट हो, बायर यहाँ पे रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट हो सकता है। तीसरा, कंसिडरेशन अमाउंट या स्टैम्प वैल्यू दोनों में से कोई भी 50 लाख या उससे ज़्यादा हो जाए तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। कंसिडरेशन अमाउंट में क्लब मेंबरशिप फ़ी, कार पार्किंग फ़ी, ठीक है, इस तरह की कोई फीस जो होती है वो भी कंसिडरेशन अमाउंट के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अगर 50 लाख से कम है तो टीडीएस की लायबिलिटी नहीं आएगी। टीडीएस का रेट क्या होता है इसमें? टीडीएस का 1% रेट होता है। जो भी कंसिडरेशन प्राइस होगा उसका 1% टीडीएस काटना होता है, ठीक है, और फिर वो गवर्नमेंट को जमा कराना होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब बायर और सेलर दोनों रेजिडेंट है, फॉर एग्जाम्पल के लिए मिस्टर ए जो रेजिडेंट है दिल्ली के अंदर अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है, किसको? मिस्टर बी को, जो नोएडा में रहता है, ठीक है। कंसिडरेशन कितना है? 60 लाख रुपए। तो यहाँ पे सेलर कौन है? सेलर यहाँ पे ए है जो अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है बी को, यानी बी को रिक्वायर्ड है कि वो 1% टीडीएस डिडक्ट करने के बाद, मतलब 60,000 रुपये डिडक्ट करने के बाद 59,40,000 रुपये सेलर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा या उसको पेमेंट करेगा, और ये 60,000 रुपये वो गवर्नमेंट को जमा कराएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 2 के बारे में समझते हैं। देखो, जब बायर यहाँ पे नॉन रेजिडेंट है लेकिन सेलर रेजिडेंट है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मिस्टर एक्स जो रेजिडेंट है दिल्ली में अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, किसको? मिस्टर वाई को, जो कि चाइना का है, चाइना में रेजिडेंट है, ठीक है। कितने की प्रॉपर्टी है? 60 लाख रुपए की प्रॉपर्टी है। किसको बेच रहा है? मिस्टर वाई को बेच रहा है। तो मिस्टर वाई को रिक्वायर्ड होगा कि वो 1% टीडीएस यानी 60,000 रुपये काट के 59,40,000 रुपये मिस्टर एक्स के अकाउंट में जमा कराएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो रेजिडेंट है, और सेलर अगर रेजिडेंट है तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। बायर यहाँ पे नॉन रेजिडेंट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बायर रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो, सेलर रेजिडेंट होना चाहिए। तीसरे एग्जाम्पल में समझते हैं कि देखो, बायर यहाँ पे रेजिडेंट है लेकिन सेलर नॉन रेजिडेंट है। अब एग्जाम्पल के लिए समझो कि मिस्टर पी जो है वो रेजिडेंट है कनाडा में और अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है जो कि मुंबई के अंदर सिचुएटेड है, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे? नॉन रेजिडेंट, मतलब रेजिडेंट नहीं है, और ये सेलर है। पी किसको बेच रहा है? आर को बेच रहा है जो चंडीगढ़ में है। कंसिडरेशन अमाउंट 60 लाख रुपए है। तो इस केस में टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी सेक्शन 194IA के अंदर, क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है वो नॉन रेजिडेंट है जबकि बायर रेजिडेंट है। दोस्तों, इस सेक्शन के अंदर, सेक्शन 194I के अंदर टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सेलर नॉन रेजिडेंट है, बायर रेजिडेंट। बायर रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेलर रेजिडेंट होना चाहिए। क्योंकि सेलर यहाँ पे नॉन रेजिडेंट है इसलिए टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। अब कंडीशन नंबर 4 को समझते हैं। देखो, यहाँ पे 2 सेलर हैं, ठीक है, और 1 बायर है, तो उस केस में कैसे टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आएगी? देखो, मिस्टर ए और मिस्टर बी रेजिडेंट है दिल्ली में और अपनी प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं, किसको? मिस्टर सी को, जो कि जयपुर में है।
कंसिडरेशन अमाउंट यहाँ पे 60 लाख रुपए है और जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हैं मिस्टर ए और बी, इनका इक्वल पोर्शन है, इक्वल शेयर है उस प्रॉपर्टी के अंदर, मतलब कि 30 लाख रुपए दोनों ही रिसीव करेंगे, मिस्टर ए और मिस्टर बी। चूंकि ये 50 लाख से कम है तो मन में क्वेश्चन ये आता कि क्या यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। हाँ जी दोस्तों, टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्योंकि एग्रीगेट वैल्यू जो है कंसिडरेशन की वो 50 लाख एक्सीड हो गई है। कंसिडरेशन अमाउंट 50 लाख से एक्सीड हो गई है। जब आप रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो उस केस में इसकी वैल्यू 50 लाख से एक्सीड हो जाएगी, जो कि रजिस्ट्री के अंदर लिखा जाएगा। हालांकि पोर्शन अलग अलग है, 50% 30 लाख रुपए रिसीव होगा, लेकिन कंसिडरेशन वैल्यू एक्सीड हुई है। यहाँ पे जो कंडीशन है वहां पे कंसिडरेशन वैल्यू की बात की गई है। जब कंसिडरेशन वैल्यू एक्सीड हो जाती है 50 लाख से तो टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि 1% टीडीएस 30 हजार रुपये दोनों का काटा जाएगा और टीडीएस काट के गवर्नमेंट को जमा कराना पड़ेगा। मतलब ए और बी को जो है वो 30 हजार रुपये काटने के बाद 29,70,000 रुपये ए रिसीव करेगा, 29,70,000 रुपये बी रिसीव करेगा और उन दोनों का टीडीएस कट के जमा होगा। कंडीशन नंबर 5 में आते हैं। मान लो स्टैंप वैल्यू एक्सीड हो गई लेकिन कंसिडरेशन अमाउंट कम है, तो क्या यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। एग्जाम्पल के लिए समझो, मिस्टर ए जो रेजिडेंट है दिल्ली के अंदर अपनी प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, किसको, मिस्टर बी को, कितने में, 49 लाख में सेल कर रहा है, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी वैल्यू जो है स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 54 लाख की है। तो क्या यहाँ पे टीडीएस एप्लीकेबल होगा। हाँ जी दोस्तों, टीडीएस एप्लीकेबल होगा। 1% टीडीएस काटना होगा सेक्शन 194 IA के अंदर, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग, इस प्रोविजन के अकॉर्डिंग स्टैंप ड्यूटी वैल्यू का जो अमाउंट है वो 54 लाख रुपए है, जो कि ज्यादा है। तो जो कंडीशन है मैंने आपको बताया, देखो कंडीशन में कंसिडरेशन या स्टैंप ड्यूटी वैल्यूएशन इन दोनों में से कोई भी ज्यादा हो, 50 लाख या 50 लाख से ज्यादा हो गया हो, तो उसमें टीडीएस की एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। इसके अंदर हुआ क्या है, कंसिडरेशन अमाउंट तो 49 लाख है लेकिन स्टैंप ड्यूटी के अकॉर्डिंग वैल्यूएशन 54 लाख है, तो उस केस में टीडीएस एप्लीकेबल हो जाएगा और 1% टीडीएस काटना होगा। 1% टीडीएस काटने के बाद पेमेंट होगी यहाँ पे मिस्टर ए को। समझ गए दोस्तों। अब टीडीएस कैसे जमा होगा, इसके लिए फाइल करना होता है फॉर्म 26QB, ठीक है, जिसके अंदर डिटेल्स जाती है बायर एंड सेलर की, उसके पैन की डिटेल, रेजिडेंशियल एड्रेस की डिटेल जाती है बायर एंड सेलर की, प्रॉपर्टी की एड्रेस की डिटेल जाती है, प्रॉपर्टी का कितना कंसिडरेशन अमाउंट पे किया वो जाता है। उसके बाद आपको टीडीएस का सर्टिफिकेट भी इशू करना होता है। ये सर्टिफिकेट फॉर्म 16B के अंदर इशू करना होता है। तो अगर आप पेड सर्विसेज लेना चाहते हैं फॉर्म 26QB की, जिसके अंदर हम इस सर्टिफिकेट को भी इशू करते हैं फॉर्म 16B, तो आप ले सकते हैं। और पेड सर्विसेज का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पेड सर्विसेज ले सकते हैं।